जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ रॉबिन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने पार्ट 2 के अंदर मिसल मेंटेन इक्वेशंस के ऊपर बात करा था, उसको हमने प्लॉट देखा था और इस वीडियो के अंदर हम उसी का ही कन्वर्जन देखेंगे जो कि क्या है, लाइन-वेवर एंड बर्क इक्वेशन या फिर लाइन-वेवर बर्क प्लॉट्स। ठीक है, सबसे पहले ये होता क्या है, लाइन-वेवर बर्क इक्वेशंस क्या होती हैं या फिर ये किसको डिफाइन करता है। एज अ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया, एंजाइम काइनेटिक्स मतलब वो एंजाइम्स या फिर उनका क्या कितना रेट है हमारी बायोलॉजिकल इफेक्ट पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कि ये किस रेट से हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर देते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल हमारा कैसे बन जाएगा, या तो इनहिबिटर की तरह काम करेगा या फिर एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक मॉडल सा हमारा कौन सा, मिसल मेंटन इक्वेशन या मिसल मेंटन मॉडल, उसी का ही एक मॉडिफाइड है हमारा क्या है, लाइन-वेवर बर्क इक्वेशन। ठीक है, ये भी उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्या है। मिसल मेंटन इक्वेशन के अंदर हमारा जो ग्राफ बनता है वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट उसके अंदर हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है और इसके अंदर हमारा कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। क्लियर? तो हम पहले जान लेते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। इन बायोकेमिस्ट्री the line-wever burke plot, it is also known as the double reciprocal plot. ये क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्लॉट है हमारा, उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, एक ग्राफ पे ही हम प्लॉट बनाते हैं ना हमेशा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये अगर एक प्लॉट है तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, इसको और हम क्या बोलते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। रेसिप्रोकल मतलब क्या होते हैं कि मतलब दो या फिर कॉमन बोल लीजिए या फिर कोई दो या दो से ज्यादा जो कि उसी इक्वेशन को ही डिफाइन करते हैं या फिर हेल्प कराते हैं। ठीक है ना, जो कि प्रमोट करते हैं उसी चीज को। जैसे कि मिसल मेंटन इक्वेशन के अंदर हम जो एंजाइम काइनेटिक को बता रहा था, उसी तरीके से ये भी जो इक्वेशन है हमारी लीनियर लाइन-वेवर बर्क इक्वेशन, ये भी किसको बता रही है, एंजाइम काइनेटिक्स को ही बता रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्लॉट। ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन बायोकेमिस्ट्री लाइन-वेवर बर्क इक्वेशंस, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, किसको बताता है, इक्वेशन ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स को। किसको बताता है, एंजाइम काइनेटिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट इज डिस्क्राइब बाय द हैंस लाइन-वेवर एंड डैन बर्क इन 1934। ये इक्वेशन आपको सिर्फ ये याद रखनी है, किस सन के अंदर इन्होंने ये डिस्क्राइब करा था, किसके अंदर, 1934 के अंदर। ओके, आजादी से पहले का है, ये ध्यान रखना, याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, लाइन-वेवर बर्क प्लॉट फॉर द इनहिबिटेड एंजाइम एंड नॉन इनहिबिटेड एंजाइम। लाइन-वेवर बर्क प्लॉट और हमें क्या बताता है कि इनहिबिटेड एंजाइम और नॉन इनहिबिटेड एंजाइम के बीच में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये किसको भी रिप्रेजेंट करता है, इनहिबिटेड एंजाइम कैन बी कंपेयर टू द नॉन इनहिबिटेड एंजाइम। ठीक है, जो इनहिबिटेड एंजाइम हो चुके हैं उनको किससे कंपेयर करता है, नॉन इनहिबिटेड एंजाइम से कंपेयर करता है। नॉन इनहिबिटेड एंजाइम को और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ऐसे एंजाइम जो कि इनहिबिट नहीं हुए हैं, या फिर वो एंजाइम जो कि प्रमोट कर रहे हैं या फिर स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्शन को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मिसल मेंटन इक्वेशन के अंदर पढ़ा था, एक क्या कर रहे थे, एक हमारे इक्वेशन को इनहिबिट कर देते थे और एक स्टिमुलेट कर देते थे। यहाँ पर भी सेम चीज है, बस खाली हमने स्टिमुलेट वाली एंजाइम को क्या बोल दिया है, नॉन इनहिबिटेड एंजाइम। बात एक ही है, ठीक है ना, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हुआ हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या था, लाइन-वेवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। अब हम थोड़ा सा प्लॉट के बारे में जान लेंगे। इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूं, किसका, मिसल मेंटन इक्वेशन का ग्राफ है। उसको हम इस वीडियो के अंदर दोबारा से एक बार देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए इसको समझना कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है और ये जो इक्वेशन है हमारी कैसे ड्राइव हुई है इससे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा किसका ग्राफ है, मिसल मेंटन इक्वेशन का ग्राफ है। पार्ट 2 के अंदर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है, बट आगे हमें समझने के लिए, लाइन-वेवर बर्क इक्वेशन को समझने के लिए पहले हमको ये ग्राफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। ये मिसल मेंटन इक्वेशन का ग्राफ है जो कि ये किसको बताता है, हमारी रिएक्शन वेलोसिटी। रिएक्शन वेलोसिटी कितनी है, ये हमारे क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, किसी भी रिएक्शन के या फिर जो एंजाइम है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, और जो कि किस पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे।
ठीक है। Km क्या था हमारा यहाँ पे, मिशेल्स मेंटन कांस्टेंट, क्या था ये, मिशेल्स मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए मिशेल मेंटन इक्वेशन के अंदर एक्चुअल में एक प्रॉब्लम क्या थी वहां पे, कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर मान लो हम कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो भाई हमारा ये कहीं तो फुल स्टॉप होगा ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां स्टे करेगी। तो इसी ये जो डिफिकल्टी आ रही थी, इसी डिफिकल्टी को सही करने के लिए या फिर जो हमारी मिशेल मेंटन इक्वेशन जो थी उसको मॉडिफाई करा किसके अंदर, लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन के अंदर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि इसमें क्या हो रहा था, ये जो हमारा हाइपरबोलिक जो ग्राफ बन रहा है ये वाला, ठीक है, लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन के अंदर ये हमारा जो ग्राफ है वो कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, देखिए सिंस मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव एट द इनफाइनाइट सब्सटेंस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा अगर इनफाइनाइट कंसंट्रेशन अगर हम कर दें तो उतना ही ज्यादा हमारा क्या वी मैक्स होगा। तो वो क्या होता है, इट इज द इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द वी मैक्स, तो जिसकी वजह से हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि वी मैक्स एक्चुअल में कितना है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ये बढ़ता चले जाएगा, तो हम एस्टिमेट कैसे कर पाएंगे। सो hence the Michel-Menton constants forms a hyperbolic plot, जिसकी वजह से वो कैसा प्लॉट बना रहा था, हाइपरबोलिक। देख रहे हो ना, जितना ज्यादा आपकी ये कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है सबस्ट्रेट का, उतना ही ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है हमारे एंजाइम की, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टी, इसी डिफिकल्टी की वजह से जो हमारा मिशेल्स-मेंटन इक्वेशन थी वो किस में ट्रांसफर्ड हो गई है, ठीक है, किसके अंदर, लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन के अंदर। या फिर बोल सकते हैं जो इसका जो ग्राफ है या फिर जो इसकी मिशेल-मेंटन इक्वेशन जो है वो हमें किस में ट्रांसफर कर दिया या फिर किस में चेंज हो गई है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर या फिर लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन में, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरीके से ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। हमारी मिशेल-मेंटन इक्वेशन अलग है और ये कैसी है हमारी, स्ट्रेट लाइन के लिए, जो कि हमारी इक्वेशन को चेंज कर दिया या फिर रेसिप्रोकेट कर दिया है। लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा जब मिशेल-मेंटन इक्वेशन ही जो ये जो ग्राफ होते हैं किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट भी क्या होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, ऑफ लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन ऑफ द एंजाइम काइनेटिक। किसका, एंजाइम काइनेटिक्स जो होगी वो कैसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारा लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि प्लॉट ड्राइव्ड होगा फ्रॉम द मिशेल्स-मेंटन इक्वेशन से। जो स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ होगा वो किसकी इक्वेशन से ड्राइव होगा, या किसकी इक्वेशन से हम ट्रांसफर करेंगे, मिशेल-मेंटन इक्वेशन को हम उसको ही ना ट्रांसफर करेंगे, उसको ही चेंज करेंगे, तभी ना जाके हमारा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। और देखते हैं किस तरीके से ग्राफ आता है हमारा। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अब यहाँ पे लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट किस तरीके से हमारा ड्राइव हुआ है, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन है ये, रेसिप्रोकल से किस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, ठीक है। देखिए, द प्लॉट प्रोवाइड्स अ यूजफुल ग्राफिकल मेथड एंड एनालाइसिस द मिशेल्स-मेंटन इक्वेशंस, ठीक है। जो मिशेल्स-मेंटन इक्वेशंस के अंदर क्या हो रहा था, जो हमारा वी मैक्स था, ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी, जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, अगर इनफाइनाइट कंसंट्रेशन कर देंगे तो वी मैक्स हमारा डिटरमाइन नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो वही जो इक्वेशन थी, जो डिफिकल्टी हो रही थी हमारे डिटरमाइन करने में, इसको मिशेल्स-मेंटन इक्वेशंस के अंदर, तो देखिए क्या करा, किस तरीके से ये इक्वेशन ड्राइव हुई, किस तरीके से हमारा रेसिप्रोकल से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है हमारा, ठीक है। तो अभी क्या है, सपोज वी हैव द मिशेल्स-मेंटन इक्वेशंस, V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स अपॉन द मिशेल्स-मेंटन कांस्टेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल जैसे ही हम इसको करेंगे, तो 1/V नॉट इज इक्वल टू Km प्लस S अपॉन V मैक्स इंटू S करके आ जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि ये है ना, हमने V मैक्स यहाँ पर भी है हमारा V मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पर भी है। इन दोनों को अगर हम कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए 1/V नॉट इज इक्वल टू Km अपॉन V मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स अपॉन द
V max concentration of substrate। इस तरीके से कर लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, काउंट कर देंगे 1/V0 इक्वल टू Km/V max concentration of substrate प्लस 1/V max। और यही इक्वेशन हमारी क्या होगी, लैंड-वेवर बर्क इक्वेशन। ठीक है, यही इक्वेशन हमारी क्या किसको डिफाइन करेगी, जो हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा था उसको कैसा कर देगा, स्ट्रेट ग्राफ में। अभी इसी इक्वेशन को हम किससे कंपैरिजन कर लेंगे या फिर किसके अंदर देख लेंगे, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा y = mx + c। ठीक है, अभी इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें कि y बराबर क्या आ जाएगा, 1/V0। ठीक है, y बराबर ये हो जाएगा हमारा = m क्या हो जाएगा हमारा, Km/V max। ठीक है, तो m क्या है हमारा यहाँ पे, ये क्या है, ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको स्लोप। क्लियर? ठीक है, x क्या है हमारा, x एक्सिस पे क्या रहेगा, 1/कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रहेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि जो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा आ रहा है। क्लियर? और c क्या रहेगा, c एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, ये c क्या होता है, c होता है हमारा हाइट एट विच द लाइन क्रॉस द x एक्सिस। वो हाइट जिस पे हमारी ये जो x एक्सिस है इसको इंटरसेप्ट कर दे, या तो हम c को भी हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेप्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट या स्लोप हम बोल सकते हैं, ये x एक्सिस हो गया, और ये c क्या है हमारा, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऊपर की तरफ जितना भी जा रहा है वो क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे क्या स्लोप बना है, एक्चुअल में स्लोप देखिए क्या होता है, देखिए कि अगर हमारा कोई इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपको वहां पर कोई स्लोप बनाना है तो क्या करिए, कुछ नहीं, इस तरीके से ऐसे लीजिए y एक्सिस और x एक्सिस में जहां पे भी क्रॉस करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, इजी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 90 डिग्री पे हमारा एंगल बनाना होता है, ये देखिए 90 डिग्री पे इस तरीके से एंगल बनाना होता है स्ट्रेट लाइन। ओके, देन y एक्सिस, x एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट या स्लोप हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा हमारा, जिस लाइन पे या जिस हाइट पे, ये जो हाइट है हमारी, ठीक है, जिस हाइट पे हमारा y एक्सिस को वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसको बोल दिया हमने क्या, c। क्लियर? ओके, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ये जो हमारी इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को हम किसके साथ में कंपेयर कर देंगे, y = mx + c के साथ में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर, हाइपरबोलिक जो ग्राफ रहेगा वो कैसा आ जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, कुछ टॉपिक्स और है हमारे इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो एंजाइम्स की अगर हम बात करें, दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम्स, एक नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इन दोनों को आप समझ लीजिए, सिंपल वे में आपको मैं समझा देता हूँ। कॉम्पिटिटिव मतलब किसी चीज के साथ में हमारे पास कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, तो कोई बंदा एक प्लेस पे जाके बैठा हुआ है, अब मेरा उसके साथ में कॉम्पिटिशन है, तो मैं क्या करूंगा, उस बंदे को वहां से उठाऊंगा और खुद जाके बैठ जाऊंगा, तो मतलब ये क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा, वो बंदा वहीं बैठा रहेगा, बट मैं एक दूसरे प्लेस पे जाके बाइंड कर जाऊंगा या दूसरी प्लेस पे जाके बैठ जाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरे वहां बैठने की वजह से क्या होगा, मैं अब उसको वहां से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका जो इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट होगा वो क्या कर जाएगा, इनहिबिट कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करा कि उसको हटा के उसकी जगह पर जाके बैठे, बैठा अलग है बट उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो सेम है कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे ये दो बाइंडिंग साइट है, सपोज करिए अगर एक बाइंडिंग साइट ये है जहां पे हमारा जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एक बाइंडिंग ये है जहां पे इनहिबिटर एंजाइम जाके बाइंड करेगा। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उस सबस्ट्रेट को वहां से रिमूव कराएगा और खुद जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, सबस्ट्रेट को जो होगा उसको वहां से रिमूव करा देगा और जो इनहिबिटर वाला होगा, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा इसके पास में। ये तो होगा कॉम्पिटिटिव के अंदर। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा, ये यहीं रहेगा, इसको नहीं हटाएगा। ठीक है ना, ये जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है ये यहीं रहेगा, बट अदर साइड पे हमारा इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से इस सबस्ट्रेट की जो भी एक्टिविटी होगी वो क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स में डिफरेंस है।
तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर कैन बी क्लासिफाइड आइदर द कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम्स इनहिबिटर्स। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर। लाइन-वीवर बर्क प्लॉट, ठीक है ना, यही प्लॉट किसको डिफाइन करता है, इन दोनों के दोनों एंजाइम्स को, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। जैसा हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि इनहिबिटर नॉन इनहिबिटिंग एंजाइम्स जो थे हमारे, ठीक है, सेम ही है इसी तरीके से, जो इनहिबिट करते हैं, जो नॉन इनहिबिटर एंजाइम्स टाइप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, लाइन-वीवर इक्वेशन जो होती है, ये यूजफुल वे होता है टू डिटरमाइन द हाउ इनहिबिटर्स बाइंड टू द एंजाइम्स। अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं किसकी इक्वेशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लाइन-वीवर बल्क इक्वेशन या बल्क प्लॉट की वजह से हम जान सकते हैं कि हमारा जो एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी कैसी है, किसके साथ में, एंजाइम्स के साथ में। जैसा कर रहा था ना, यहाँ पे एंजाइम को हटा के दूसरी जगह खुद आके बाइंड कर जा रहा था, तो मतलब कॉम्पिटेटिव, उसको हटा नहीं रहा, दूसरी साइड पे जाके बाइंड कर जा रहा, मतलब नॉन कॉम्पिटेटिव, बट अफेक्ट उसी को ही कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उसको। जैसे देख लेते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीनियर बर्क प्लॉट। लीनियर बर्क प्लॉट से ही हम दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं, किसको, कॉम्पिटेटिव को और नॉन कॉम्पिटेटिव को, दोनों को ही हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइन-वीवर बल्क इक्वेशन या बल्क प्लॉट की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए थोड़े से माइनर से डिफरेंस है, बस खाली दो चीजें आपको देखनी है, कहीं पे एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी, कहीं पे स्लोप हमारा इंक्रीज कर जाएगा, कहीं पे डिक्रीज कर जाएगा, या फिर कोई दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना, बस यही है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम्स इंक्रीज द स्लोप ऑफ द लाइन लीनियर बर्क प्लॉट। ये क्या कर दें, स्लोप को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। नोट करिएगा ये वाला, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होगा, जो एक्स एक्सिस पे जो हमारा इंटरसेप्ट रहेगा, किस पे, एक्स एक्सिस पे, वो क्या रहेगा, वो बढ़ जाएगा एक्स एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारी किधर है, इधर है, इसका ये जो स्लोप है ये क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बट जो इंटरसेप्ट वाई पर रहेगा, वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वाई एक्सिस पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेटिव के अंदर अगर याद रखने के लिए है, कॉम्पिटेटिव के अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, बट वाई एक्सिस का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर, इसी का ही अपोजिट हो जाएगा अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर्स के अंदर, ये भी रिकॉग्नाइज होते हैं बाय द लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन की वजह से। इसके अंदर क्या होगा, जो स्लोप होगा वो हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बट इसमें भी रहा था, इसमें भी बढ़ रहा है। बट एक चीज देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कैसा कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। कैसा कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। यहाँ पे बढ़ जा रहा था, ठीक है, वहां पे क्या कर जाएगा, इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे क्या कर जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, बट नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के अंदर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होगा, वाई एक्सिस जो रहेगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और कॉम्पिटेटिव के अंदर एक्स एक्सिस इंक्रीज कर रहा था, नॉन कॉम्पिटेटिव के अंदर वाई एक्सिस डिक्रीज कर रहा है। देखिए ऊपर एक्स है, नीचे वाई है। कॉम्पिटेटिव के लिए एक्स बढ़ रहा है, बट नॉन कॉम्पिटेटिव के लिए वाई डिक्रीज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं दोनों। ठीक है, बट इसमें क्या है, बट जो एक्स एक्सिस रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक्स एक्सिस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो याद रखने का अच्छा तरीका इस तरीके से भी देख लीजिए, कॉम्पिटेटिव के अंदर वाई हमारा कांस्टेंट रहता है, क्या वाई एक्सिस कांस्टेंट रहता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव के अंदर एक्स एक्सिस हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव के अंदर एक्स हमारा इंक्रीज कर जाता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव के अंदर वाई हमारा डिक्रीज कर जाता है। थैंक यू।